बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट गुलबाज मुश्ताक और आज से हमने आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम कानूनी मामलात के ऊपर बात किया करेंगे। आप लोगों के जो दरपेश कानूनी मसाइल हैं उनके ऊपर बात किया करेंगे और अगर आप लोगों का कोई सवालात हो तो हम उनके जवाब दिया करेंगे। अमूमी तौर पर देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को एक नॉर्मल सा इशू होता है, चेक डिसऑनर का इशू पेश आता है। कोई बंदा आपको एक चेक देता है, आप बैंक में प्रेजेंट करते हैं और वो डिसऑनर हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है। आज हमने अपने साथ मदू किया है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट आबिद हुसैन राजा साहब को और उनके साथ हम बात करेंगे कि चेक डिसऑनर क्या है और अगर किसी बंदे को चेक डिसऑनर के हवाले से कोई मसाइल पेश आते हैं तो उसके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हो सकती हैं। आबिद हुसैन राजा साहब प्लीज़ बताइए कि चेक डिसऑनर क्या है और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किसी बंदे को अगर चेक डिसऑनर के हवाले से कोई मसाइल पेश आते हैं तो उसके पास क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलबाज मुश्ताक साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। चेक डिसऑनर जो है इसको एक वाइट कलर क्राइम भी कहते हैं। अमूमी तौर पे जो बड़े शहर हैं जहाँ पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है वहाँ पे इस ऑफेंस की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है और लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ये इसमें चेक डिसऑनर के हवाले से सिविल भी और क्रिमिनल भी दो तरह की कवानीन मौजूद है पाकिस्तान में। अगर क्रिमिनल कानून की बात की जाए तो ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफ़ा 499F है 489F वो रेलेवेंट है। 489F के तहत जो चेक डिसऑनर का ऑफेंस है जो बंदा कमिट करता है उसको सजा दी जाती है। 489F को अट्रैक्ट करने के लिए ये जरूरी है कि एक बंदा जब दूसरे बंदे को चेक दे तो वो चेक जो है या तो वो रीपेमेंट ऑफ लोन की मद में हो या फिर वो किसी ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट के लिए हो। तो अगर इन दो मदों में कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को चेक देता है तो अगर वो चेक रीपेमेंट ऑफ लोन की तरफ है या जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन की तरफ है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो जो चेक देने वाला बंदा है उसको ताज़ीरात पाकिस्तान की इस सेक्शन के तहत वो सजा का मुस्तहिक ठहरता है। प्रोसीजर इसका ये होता है कि मुतलका पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट FIR दर्ज करवा सकते हैं और उस FIR पे एक जो क्रिमिनल कोड के तहत ट्रायल होता है और ट्रायल होने के बाद जो बंदा है उसको सजा मिलती है। जो बेसिक फोरमोस्ट एलिमेंट है 489F का वो ये है कि वो जो चेक दिया हो बंदे ने वो इनफैक्ट बदनीयती या डिसऑनेस्टली उसने इशू किया हो, यानी वो जानते बुझते इस चेक के एवज उसने अपने बैंक से अमाउंट इस बंदे को नहीं दिलवानी और जानबूझ के वो उसको टरकाने के लिए या उसके साथ एक जाती और जुल्म करने के लिए वो उसको इस तरह का एक चेक इशू करता है कि जिसके बदले में उसने अमाउंट नहीं रखी होती या अमाउंट पड़ी हुई भी है तो वो बैंक को कह देता है कि जनाब आपने इस चेक को जो है ऑनर नहीं करना और एक इंस्ट्रक्शन जारी कर देता है, पेमेंट रुकवा देता है। तो उस सूरत में भी जो बैंक है वो चेक को डिसऑनर कर देती है। तो इस सूरत में जबकि ये साबित हो जाए कि उसने एक बदनीति से चेक इशू किया है कि जिसकी वो पेमेंट दर हकीकत देने का जिम्मेदार तो था मगर उसने देना नहीं चाह रहा था तो फिर उसको ये क्रिमिनल कानून के तहत सजा होगी। जहां तक सिविल कानून की बात है तो अगर कोई ऐसा चेक जो डिसऑनर हो गया हो तो उसकी पेमेंट हासिल करने के जरिए जो अग्रीव्ड पर्सन है जो जिसको चेक दिया गया है वो सिविल लॉ के तहत उसको एक बड़ी अच्छी अल्टरनेट रेमेडी हासिल है क्योंकि जो क्रिमिनल रेमेडी है 489F की सूरत में वहां पर जो ऑफेंस करने वाला बंदा है, जुर्म करने वाला बंदा है उसको सजा तो दी जा सकती है लेकिन पैसा जो वापस दिलाने का अमल है वो उस कार्रवाई में लीगली मुमकिन नहीं है। अगरचे उस कार्रवाई की थ्रेट या उसकी जो एक डिटरेंट नेचर है उसकी वजह से अक्सर लोग उसी मरहले में जो पेमेंट होती है वो वापस कर देते हैं, लेकिन लीगली इसका जो तरीका है वो आर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड है पाकिस्तान का, उसमें दिया गया है और उसमें एक बड़ा समरी प्रोसीजर है, कोई लंबी कोई लॉन्ग उसमें कार्रवाई नहीं है। और सिविल प्रोसीजर के आर्डर 37 के तहत जो सिविल सूट फाइल करना होता है रिकवरी के लिए वो भी डायरेक्ट एडिशनल सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में दायर करना होता है। तो गोया एक तो जो अदालत है वो बड़े लेवल की है, वो सिविल जज नहीं है, बल्कि उससे जो एपलेट कोर्ट है, जो बड़ी अदालत है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज,
उसकी अदालत में दायर होता है, तो फिर उसका जो प्रोसीजर है वो बड़ा शॉर्ट होता है। उसमें जो डिफेंडेंट है उसके पास सिर्फ 10 दिन होते हैं कि वो आए और आकर पहले इजाजत तलब करे कि उसने अपना डिफेंस देना है कोर्ट में। अगर वो इजाजत तभी उसको देगी जब अदालत प्राइमा फेशी देखेगी कि उसका केस ऐसा बनता है कि उसको कोई डिफेंस हासिल है। अदरवाइज अगर उस अदालत ये इस नतीजे पर अगर पहुंचती है कि वो उसका कोई डिफेंस प्रेजेंटेबल नहीं है, तो देयर एंड देन उसके जो प्लेंटिफ के हक में डिग्री हो जाएगी और डिफेंडेंट को उसकी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो वह एक समरी प्रोसीजर है, एक शॉर्ट प्रोसीजर है, लंबा चौड़ा वो प्रोसीजर जो नॉर्मली सिविल प्रोसीजर कोड के तहत सिविल जज की अदालतों में होता है वो वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो चेक डिसऑर्डर के हवाले से क्रिमिनल 489F सजा के लिए और जो ऑर्डर 37 की कार्रवाई है वो सिविल प्रोसीजर एक्ट के तहत वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए दोनों की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच हुसैन राजा साहब। तो नाजरीन, जैसा कि हमने जाना कि चेक डिसऑनर की सूरत में किसी भी साइल के पास 2 रेमेडीज हो सकती हैं। वो FIR दर्ज करवा सकता है और डिसऑनेस्टली जिसने चेक इशू किया हो उसको सजा दिलवा सकता है। सेकेंडली उसके पास ये भी रेमेडी होती है कि वो सिविल प्रोसीजर कोर्ट के जरिए लॉ सूट फाइल कर सके फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट और इस तरह अपना क्लेम जो है वो सेटिस्फाई कर सके। उम्मीद है हमने जो आज गुफ्तगू की वो आपके लिए फ़ायदेमंद सूदमंद होगी। आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। 489F या इसके अलावा किसी भी कानूनी मसले के हवाले से आपके कोई सवालात हो तो वो ज़रूर हमसे पूछिए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनके जवाब दें। बहुत शुक्रिया।